हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। देखो, दुनिया में जब कोई दो सरफेस या दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज टच करती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, एक कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं और हम कार को ले जा रहे होते हैं, अचानक हम अपना इंजन बंद कर दें, यानी उसको हम पावर देना बंद कर दें, तो कार कुछ दूर तक जाती है अपने आप, और उसके बाद फिर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। कोई तो है जो उसको रोक रहा होता है, उसके टायर्स की स्पीड को कम कर रहा होता है। वो क्या है? वो उसके टायर्स और ये जो सरफेस है, रोड कह सकते हो, उसके बीच में काम करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। और भी चीज़ें काम कर रही होती हैं उसको रोकने के लिए। कौन सी चीज़? एक और चीज़ काम कर रही होती है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या है? अगर हम वही कार चला रहे होते हैं ना, तो जो एयर है ना, एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके पार्टिकल भी उसको रोकने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली होता सब पार्टिकल और बॉडी का फ्रिक्शन ही है, लेकिन वो सारी एयर कार को रोकने का प्रयास कर रही होती है। इसको बोलते हैं एरोडायनामिक ड्रैग फ्रिक्शन फोर्स। तो ड्रैग फोर्स काम कर रहा होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अगर एक चीज़ और देखो, अगर हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं और कहीं पर अगर हम मोड़ आता है, कहीं पर टर्न आता है, वहाँ जब हम उसको टर्न करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कार उलटने का प्रयास कर रही है। काफ़ी तेज़ी से अगर टर्न करेंगे ना, तब आपको फील आएगा कि कार ऐसे स्किड करेगी। तो वहाँ पर भी कुछ फोर्सेस काम करते हैं। वो कौन से फोर्स होते हैं? वो होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब फोर्स काम करते हैं रियल लाइफ में। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स के लॉ जो पढ़े हैं, उनका जो एप्लीकेशन किया है, उनमें हमने इन तीनों फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया था। हम बहुत इजी वे में पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन नहीं है, ड्रैग फोर्स नहीं है, या ऐसे कोई फोर्सेस नहीं है। सिंपली हम लीनियर मूवमेंट टाइप का, लीनियर मोशन, जो लीनियर मोशन टाइप का हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉ लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब फोर्स काम करते हैं। तो पहला फोर्स जो हम कंसिडर करेंगे अभी, वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल का हम स्टडी करेंगे अभी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की स्टडी के लिए हम आपको बताते हैं कि पहले कि ये फ्रिक्शन फोर्स पैदा कैसे होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स पैदा कैसे होता है, बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया। तो पैदा ऐसे होता है जब दो सरफेस आपस में टच करते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है और ये एक फर्श पर, ये ज़मीन है, अपनी रूम का फर्श है, और ये एक ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये इसके टच में है। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं
एक दूसरे के टच में आते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। ऐसे कोई दो सरफेस नहीं है जिनके बीच में रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, जिनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद ना हो, प्रेजेंट ना हो। बिल्कुल आइडियल कंडीशन ही होती है कि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मौजूद होता है। ये कैसे होता है? तो अगर आप देखते हो कि ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पर मूव कराने के लिए ना हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और कुछ देर तक अगर हम फोर्स देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाएं तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है। धीरे धीरे फोर्स लगाने पर हमको बढ़ाते जाते हैं, जब धीरे धीरे फोर्स हम बढ़ाते जाते हैं तो हमको लगता है अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। यानी कुछ तो इन दोनों सरफेस के बीच में ऐसा फोर्स है, कुछ तो फोर्स ऐसा है जो कि हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, यानी हमको इजीली मूव नहीं कराने दे रहा है हमारा ऑब्जेक्ट या ब्लॉक कह लो यहाँ पर एग्जांपल के लिए। तो वही है फ्रिक्शन फोर्स जो हम किसी बॉडी को किसी सरफेस के टच में मूव कराना चाहें और वो मूव नहीं होता है। कुछ तो फोर्स काम करता है, रोकता है उस मोशन को। समझ में आया? ये ध्यान से देखना, ये मान लो हमारा एक लकड़ी का बॉक्स है और ये हमारा रूम का सरफेस है कोई। तो अगर हम इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से कि ये मूव हो जाए, तो पहले ही बताया है कि शुरू में आप देखे होंगे कि बहुत कम फोर्स लगाने पर वो मूव नहीं होता है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तभी मूव होता है। इसका मतलब है कि वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ इन दोनों सरफेसेस के बीच में काम कर रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मोशन का अपोज करता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो रिलेटिव होता है, मतलब वो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। कैसे बताते हैं? वो रिलेटिव मोशन पर ऐसे डिपेंड करता है कि ये बॉक्स देखिए और ये फर्श देखिए, ये फ्लोर देखिए। अगर हम फ्लोर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बॉक्स इधर मूव कर रहा है। अगर हम फ्लोर के रिस्पेक्ट में देखें, अगर फ्लोर पर अपनी आंखें लगाएं तो हमको पता चलेगा कि ये बॉक्स इधर मूव कर रहा है। ये ब्लॉक जो भी है, ये वुड का मान लो ब्लॉक है, तो ये इधर मूव कर रहा है। यानी इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो फ्लोर इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक है ना इसका, ये सरफेस से नीचे वाला, तो इधर फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। उसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लें हम। तो ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को फॉलो करता है। और अगर अब हम ब्लॉक पर बैठ के देखें, अगर हम ब्लॉक पर अपनी आंखें लगाएं, तो हम ब्लॉक इधर मूव कर रहा था तो हमको लगेगा कि जो ये फ्लोर है ये पीछे की ओर मूव कर रहा है। लाइक आप जैसे ट्रेन में नहीं बैठ के देखते हैं तो पेड़ पीछे की ओर जाते हैं, जबकि पेड़ और ज़मीन अपनी जगह पर फिक्स है। मोशन ट्रेन कर रही थी, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ मूव नहीं कर रहा था। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ट्रेन मूव करती है। लेकिन हमको लगता है जैसे पेड़ पौधे, ट्रेन में बैठ के आप देखो तो लगता है ना, कार में बैठ के देखो कि पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, ज़मीन है, ये सब पीछे की ओर मूव कर रही है। ऐसा रिलेटिव है हमको लगता है, जबकि मोशन में हम होते हैं। तो अगर ब्लॉक का मूव का टेंडेंसी इधर है, तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ब्लॉक इधर जा रहा था, तो ब्लॉक के नीचे वाला जो कांटेक्ट सरफेस था जो कि इस फ्लोर के टच में है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। और अब फ्लोर की बारी है कि फ्लोर भी टच में है, फ्लोर ये जो सरफेस है ये भी टच में है। तो हम ब्लॉक पर अगर बैठ के देखते हैं तो हमको लगेगा कि फ्लोर पीछे की ओर जा रहा है। अगर ब्लॉक पर अपनी आंखें लगा के देखो तो हमको लगेगा कि फ्लोर पीछे की ओर जा रहा है।
तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में फ्लोर का मोशन इस साइड में है, तो फ्लोर पर जो ब्लॉक जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा F, वो इधर लगाएगा, फ्लोर पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। टायर, अगर हमारा गाड़ी हम चलाते हैं रोड पे, तो रोड ही नहीं टायरों पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल अमाउंट में टायर भी रोड्स पर लगाते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये समझो, ये है फ्रिक्शन फोर्स अगर है तो वो इस तरह काम करेगा। जैसे एक और चीज़ देखते हैं, जैसे ये देखो, ये है आपका एक ये छोटा सा ब्लॉक, ये बड़ा सा ब्लॉक। इस ब्लॉक को हम इधर मूव करा रहे हैं ऊपर वाले को, और मान लो कि ये बड़ा ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ तो इतना ये सरफेस दोनों का कांटेक्ट में है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ काम करेगा। दोनों के को अगर ध्यान से देखें, इनके बीच में मोशन हो रहा है, तो जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहता है इस दुनिया में, हमेशा प्रेजेंट है। तो अगर आप इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ब्लॉक उधर मूव कर रहा था, यानी छोटे वाले ब्लॉक का मोशन इस बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऐसे है, इस साइड में है, तो बड़ा ब्लॉक छोटे पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो उसके मोशन को रोकने के लिए लगाएगा, यानी ऐसे आएगा फ्रिक्शन फोर्स छोटे वाले ब्लॉक पर। और जो बड़ा ब्लॉक का, जो ये बड़ा ब्लॉक था, ये जो बड़े ब्लॉक का जो सरफेस था कांटेक्ट का, तो जब हम छोटे ब्लॉक से इसको देखेंगे, इस बड़े ब्लॉक को, तो ये हमको इधर मूव करता हुआ दिख रहा है, तो छोटा जो ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक पर फ्रिक्शन इस ओर लगाएगा, इस साइड में, वो इसके रिलेटिव मोशन को रोकेगा। मतलब रिलेटिव होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ भी फॉलो होता है। याद रखना, ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स से हमारा नुकसान ही है। माना कि फ्रिक्शन फोर्स हमारी एनर्जी कंजम्पशन करते हैं। जैसे अब फ्रिक्शन, मतलब जैसे समझ लो कि हम फ्यूल डालते हैं ना जो अपनी बाइक में चलाने के लिए, तो वो फ्यूल का मैक्सिमम पार्ट ना, मतलब मैक्सिमम नहीं कह लो, 10% या 15% पार्ट जो है वो अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं ना, मतलब मशीन के कंपोनेंट्स, इंजन के कंपोनेंट्स, उसके शाफ्ट, उसका पिस्टन, ये सब का मोशन, उसमें भी फ्रिक्शन होता है, और हमारा 10 to 15% फ्यूल उसमें खर्च हो जाता है, फ्रिक्शन। लेकिन वो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है मोशन को कंट्रोल करने के लिए, वरना वो चीज़ें रुकेंगी नहीं। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, तो अगर एक बार वो मोशन शुरू होता है तो उसको रिड्यूस करना भी कठिन होता है। जैसे आप चिकनी रोड पर चलो, आप बहुत चिकनी रोड पर अपनी कार भगाएंगे तो उसको कंट्रोल करना कठिन है। तो फ्रिक्शन हमेशा लॉस में नहीं है, फ्रिक्शन का कुछ गेन भी है। फ्रिक्शन से कंट्रोलिंग आता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम लोग इस ज़मीन पर चल भी ना पाते। बहुत चिकनी ज़मीन होती है तो हम नहीं चल पाते हैं। फ्रिक्शन से चीज़ें स्टेबल होती हैं, बोल्ट नट्स भी काम करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये समझो कि आपकी टेबल ना बन पाती, आपका बेड ना बन पाता, आपकी गाड़ियाँ कुछ भी ना बन पाती। फ्रिक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी देता है, वो कंट्रोलिंग पावर देता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन से नुकसान भी है कि हमारी एनर्जी उस फ्रिक्शन की वजह से खर्च होती रहती है, जो हमारे किसी काम में भी आ सकती थी। जैसे मान लो रोड को मतलब अगर फ्रिक्शन बहुत कम होता तो हमारी गाड़ी में कम पेट्रोल में ही हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन तब हमारी कंट्रोलिंग पावर खर्च हो जाती है। कंट्रोलिंग पावर या कई लोग खर्च नहीं बल्कि मतलब बहुत कम हो जाती है, सॉरी, बहुत कम हो जाएगी कंट्रोलिंग पावर, हम एक्सीडेंट कर बैठेंगे। इसीलिए फ्रिक्शन ज़रूरी भी है।
फ्रिक्शन ना होना तो आप कोई नॉट या कोई गांठ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो जब गांठ लगाते हैं ना डोरियों में या किसी चीज़ में, तो वो फ्रिक्शन ही होता है जो एक दूसरे के मटेरियल को बांधे रखता है, नहीं वो तुरंत खुल जाएंगी गांठें। फ्रिक्शन ना हो मटेरियल में तो छत नहीं डाल सकते हैं आप। हर मटेरियल जब एक दूसरे के टच में आता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन रहता है, और वो नेचर ने इसीलिए बनाया है कि हम लोग जी सकें, हम लोग चीज़ें बना सकें। फ्रिक्शन का नुकसान है तो फ्रिक्शन का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये है कि जहाँ फ्रिक्शन डिजायरेबल है वहाँ फ्रिक्शन चाहिए हम लोगों को, और जहाँ फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं है तो वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन कम हो, बस। तो ये तो हमने अभी बताया कि फ्रिक्शन फोर्स अगर प्रेजेंट है तो वो इस तरह काम करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है मैं ये बताता हूँ, थोड़ा मतलब क्रूड आइडिया है। क्रूड आइडिया ये है, देखो आइडिया नंबर 1 याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रफ़ सरफेसेस पे ज़्यादा होता है और चिकने स्मूथ सरफेसेस के कांटेक्ट में कम होता है। जैसे दो रफ़ सरफेस रखेंगे तो टच करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, और जो स्मूथ सरफेस हैं उनमें कम होगा। ठीक है, होता क्या है कि कोई दो सरफेस, भले ही ये हमको सरफेस दिख रहा हो, ये डस्टर का सरफेस की बहुत चिकना है, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो चिकना विकना नहीं होता, कोई सरफेस स्मूथ नहीं होता है। बहुत स्मूथ सरफेस भी ना, उसमें अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिए तो ऐसे ऐसे अनइवननेस रहती ही रहती है। तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऐसे ऐसे आते हैं, मतलब थोड़ा अलग अलग पेन का इस्तेमाल करें और थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा बनाएं, है ना, तो समझ में आएगा। अगर हम दो सरफेस जो कांटेक्ट में आते हैं उनको हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोपिक हाई पावर माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ये मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लो पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तो ये पहले ब्लॉक ए और बी यहाँ पर कांटेक्ट कर रहे हैं, तो पहले ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है, ये वाला ए ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ ऐसे ऐसे आता है, हमेशा ऐसे ऐसे नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल मतलब अनइवन होता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे 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 कुछ भी करके, मतलब अनइवननेस होती है उसके सरफेस में। कोई भी सरफेस दुनिया का एकदम ऐसे नहीं होता है, एटॉमिक स्केल पर उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये तो हुआ अगर ब्लॉक नंबर ए का बॉटम सरफेस, और ब्लॉक बी का जो टॉप सरफेस है जहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, तो ये ब्लॉक बी का सरफेस ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये जब दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं, मतलब टच करते हैं, थोड़ा उसको टच कराते हैं, अब बॉटम और अप का जो ये ए का था और बी का जो टच कराते हैं, मान लो ऐसे, तो जब ये ए और बी जब दोनों ब्लॉक टच कर रहे हैं तो उनके सरफेस को अगर देखो, जहाँ दोनों सरफेस टच कर रहे हैं हाईली पावर माइक्रोस्कोप से, तो दोनों कुछ इस तरह टच कर रहे होते हैं। जब दोनों इस तरह टच कर रहे होते हैं तो एटॉमिक स्केल पर कुछ एटम्स एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या एटॉमिक फोर्सेस द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड हो जाते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ये पॉइंट हमने बनाए हैं, ये जहाँ जहाँ पर ये बॉन्ड हो रहे हैं, ये बहुत पास आ जाते हैं और ये बॉन्डेड हो जाते हैं, और उनको बोलते हैं एटॉमिक कोल्ड वेल्डिंग। एटॉमिक कोल्ड वेल्डिंग,
इस प्रोसीजर द्वारा दोनों सरफेस के कुछ पार्ट्स, कुछ एटॉमिक पार्ट्स आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं। कोल्ड वेल्डिंग, आपको लगेगा जैसे वेल्ड हो गए। तो अब ये पकड़ लिए हैं यहाँ पर, तो जब आप फोर्स लगाओगे ए पर या एक के बी के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट करोगे, तो हमें इनको तोड़ना पड़ता है, ताकि ये जो एक कोल्ड वेल्डेड एटॉमिक स्केल पर जो मतलब जो वेल्डिंग हो गई है आपस में कांटेक्ट में आने से, अब इनको तोड़ेंगे हम लोग। जब ये एटॉमिक स्केल पर ये कोल्ड वेल्डिंग पार्ट जब टूटते हैं ना, तभी मोशन हो पाएगा। और जब तक हम इसको तोड़ नहीं पाते हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो पाता है। जो ज़्यादा रफ है दोनों सरफेस, तो ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा ये पॉइंट बने, यानी ये कोल्ड वेल्डेड पॉइंट ज़्यादा बने। और अगर दोनों कांटेक्ट सरफेस बहुत स्मूथ हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि जैसे ये और ये, मतलब देखो ये ज़्यादा मतलब स्मूथ हैं, तो बहुत कम जगह पर ही एटॉमिक बॉन्डिंग बन पाती है। और जो ज़्यादा रफ सरफेस होता है वहाँ पे ये बॉन्डिंग होने का चांस, यानी कोल्ड वेल्डिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो दो स्मूथ सरफेस जो होते हैं, ज़्यादा जो स्मूथ मेटेलिक सरफेस टाइप के होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन कम होता है जब कांटेक्ट करेंगे। और जो रफ सरफेसेस कांटेक्ट करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें मोशन कराने के लिए ज़्यादा वेल्डिंग पॉइंट तोड़ने होते हैं। इनको कोल्ड वेल्डिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये था कि कैसे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो यही इनको तोड़ने के लिए जो फोर्स हमको रेजिस्ट करना पड़ता है ना, हम तो चाहते हैं कि फोर्स लगाएं और वो चलने लगे बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मोशन में, लेकिन वो चलती नहीं है, क्योंकि ये जो वेल्डिंग पॉइंट हैं ये जुड़े हैं और ये अपोज कर रहे हैं कि नहीं हम मोशन नहीं होने देंगे, पहले हमको तोड़ो। तो हमको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब टूट जाते हैं तब मोशन स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार जब ये सारे बॉन्ड जो ये टूट जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद मोशन होने के बाद ऐसा नहीं कि ये वापस ये मेटेलिक कोल्ड वेल्डिंग या एटॉमिक कोल्ड वेल्डिंग होगी, नहीं होती है, लेकिन मोमेंटरी होती है, मतलब कम समय के लिए होती है। जस्ट बना, चूँकि अब तो मोशन पकड़ लिया है, तो जस्ट वेल्डिंग हो पाती है कि टूट जाती है, हो पाती है कि टूट जाती है। तो एक बार जब मोशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स घटने लगता है, क्योंकि ये परमानेंट जो कोल्ड वेल्डिंग जो ढंग से जो कोल्ड वेल्डेड पार्ट जो होते हैं ना एटॉमिक स्केल पर, वो उतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते हैं जब वो मोशन में आ जाते हैं दोनों। जब मोशन में आ जाते हैं दोनों बॉडीज, तो फिर ये कोल्ड वेल्डेड पॉइंट ढंग से डेवलप होकर जुड़ नहीं पाते हैं, बस क्षणिक जुड़ पाते हैं कि उनको टूटना पड़ता है, क्योंकि अब दोनों के बीच में मोशन पकड़ लिया है। तो यही होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, जब कार चलाते हैं, तो जब कार खड़ी होती है तो हमको पहला गियर डालना पड़ता है, मतलब फर्स्ट गियर। हमको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, ताकि हम सारे पहले जो ये परमानेंट टाइप के जो कोल्ड वेल्डेड पॉइंट हैं इनको तोड़ पाएँ टायर और लैंड के बीच में। और एक बार जैसे ही वो सब टूट जाते हैं ना, तो फिर कार धीरे से बढ़ जाती है, तो फिर वो स्मूथली चलने लगती है। लेकिन खड़ी कार को चलाना, स्टार्ट करके बढ़ाना, इसमें पावर ज़्यादा लगता है। जब कार चलने लगती है तो टायर और जो रोड होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन रहता है, हमेशा रहेगा, लेकिन कम मात्रा में रहेगा, क्योंकि ढंग से अच्छे से वेल्डिंग ये एटॉमिक स्केल पर कोल्ड वेल्डिंग नहीं बनने पाती है। बनती है कि टूट जाती है, बनती है टूट जाती है, मोमेंटरी बनती है। तो एक बार जैसे ही आप मोशन करा ले जाएं,
फ्रिक्शन कम हो जाता है दोनों सरफेसेस के बीच में। तो ये था कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे जनरेट होता है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शंस में काम करता है, ठीक है, उसके लाभ, उसके हानियाँ, उसके गेन, उसके लॉस, उसकी इम्पॉर्टेंस, ये है फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स वैरी कैसे करता है। देखो ये एक टेबल है, इसमें इंक नहीं है क्या? ये एक टेबल है और इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, वुड का ब्लॉक है, ठीक है। इनके बीच में ये एरिया कांटेक्ट में है, यानी इसका सरफेस और ब्लॉक का सरफेस कांटेक्ट में है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। हम इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाते हैं, पहले एकदम फोर्स लगाना शुरू करते हैं। हमने फोर्स लगाया F1, बहुत थोड़ा फोर्स, नंबर 1 कंडीशन। हमने बहुत थोड़ा फोर्स लगाया, ब्लॉक चला ही नहीं, ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हुआ। ठीक है, ब्लॉक चला ही नहीं, ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हुआ। तो ब्लॉक के बारे में ज़रा देखते हैं। तो ये ब्लॉक अगर चला नहीं है तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि ब्लॉक नहीं चला। जब ब्लॉक नहीं चला तो यानी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुआ, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन इधर ये फोर्स काम हमने लगाया, तो यानी उधर से भी कोई एक फोर्स काम करना चाहिए, और वो है वही फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर लगने वाला। यहाँ पर ब्लॉक के बॉटम सरफेस पर, मतलब ब्लॉक का एक ऐसे फिगर बना लो केवल ब्लॉक का। तो ये ब्लॉक पर हम इधर से फोर्स लगा रहे थे F1, और ब्लॉक मूव नहीं किया, और ब्लॉक के बॉटम पर इधर फोर्स एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में, जो कि ये फ्लोर लगाएगा इस ब्लॉक पर, और ब्लॉक मूव नहीं किया, तो यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0 मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। तो जो फ्रिक्शन फोर्स का नाम अगर F1 दो, तो हमको पता चला कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है जो लग रहा है वो एक्सटर्नल लगाए गए फोर्स के इक्वल है। अभी यानी इस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स F1 काम किया, केवल F1 काम किया। अब हम दूसरी कंडीशन में आते हैं। इसी ब्लॉक पर अब हम फोर्स थोड़ा और बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी ब्लॉक पर हम एक दूसरा फोर्स लगाते हैं F2, मतलब थोड़ा हम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं F2, यहाँ लिख देता हूँ F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब अब हम थोड़ा फोर्स बढ़ा रहे हैं। अभी भी पता चला कि हमारा ब्लॉक मूव नहीं हुआ, मतलब हमने थोड़ा बढ़ाया लेकिन ब्लॉक फिर भी मूव नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब ये अगर ब्लॉक है और हमने यहाँ पर F2 फोर्स लगाया तभी भी मूव नहीं हुआ इस डायरेक्शन में, इसका मतलब जो ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है F2 वो इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि मोशन तो हो नहीं रहा। और ये F2 जो फ्रिक्शन फोर्स है, नया फ्रिक्शन फोर्स, वो F2 के बराबर होगा। भाई बैलेंस करेंगे ना, मोशन अभी भी नहीं हुआ, तो यानी
ये फोर्स और इधर का फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करना चाहिए। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच में, वो F2 के बराबर काम करना चाहिए। याद देखो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। पहले जब हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया था, बिल्कुल हल्का फोर्स यानी F1 लगाया था, तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स काम किया था उसको रोकने के लिए, क्योंकि मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स मोशन नहीं होने दे रहा है, और वो F1 था और F1 था इसके इक्वल। और जब हमने थोड़ा और फोर्स लगाने की कोशिश की कि भैया अब ये बढ़ जाए, तब भी ये नहीं बढ़ा, तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको रोक रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ गई है। नंबर 3 कंडीशन फिर हम बनाते हैं, ये वही फ्लोर और वही ये ब्लॉक। अब की बार हमने थोड़ा और फोर्स लगा दिया, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स, F3 फोर्स लगाया, जो कि F2 से भी ज़्यादा है, और देखा कि ये अभी भी मूव नहीं हुआ, ये अभी भी मूव नहीं हुआ बिल्कुल। तो यानी कि अगर ये ब्लॉक को रखो ऐसे और F3 फोर्स लगाओ, तो देखा कि अभी भी मूव नहीं हुआ इस डायरेक्शन में, मोशन नहीं हुआ, यानी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ इस डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब कि अभी भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक पे, और ये इसको बैलेंस किए ले रहा है। और ये जो है नया फ्रिक्शन फोर्स, जब हम ज़्यादा फोर्स लगा के देख रहे हैं, तो ये जो नया फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको बैलेंस कर रहा है। फोर्स है तो थोड़ा वेक्टर बना देते हैं ऊपर, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन होती है। और ये अब किसके इक्वल हुआ? F3 के इक्वल, यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नंबर 4 कंडीशन, ये देखो, ब्लॉक पर हमने F4 फोर्स लगाया, F4, और F4 F3 से भी ज़्यादा है। और F4 लगाने पे हमको कुछ ऐसा लगा जैसे अब मोशन हो ही जाएगा, मतलब एकदम लिमिट क्रॉस, मतलब लिमिट पर हम पहुंच गए कि अब लग रहा है कि अगर अब थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, अब थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो मोशन हो सकता है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। भाई पहले हम फोर्स कम लगाए, फिर ज़्यादा लगाए, फिर ज़्यादा लगाए, फिर ज़्यादा लगाए, अब इतना ज़्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है कि अब की लग रहा है कि मोशन हो ही जाएगा, यानी हम लिमिटिंग कंडीशन पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल उस लिमिट पर जब बिल्कुल मोशन होने ही वाला है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। हुआ नहीं है मोशन, बस होने ही वाला है, मतलब अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हम अपनी लिमिट पर आ गए हैं, तो मोशन तो अभी हुआ नहीं। F4 हम वही ब्लॉक इधर बनाते हैं, और अब की जो फ्रिक्शन जो काम जो कर रहा है वो बिल्कुल ऐसा काम कर रहा है कि बैलेंस तो कर रहा है, लेकिन अब हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हमने ज़रा सा भी फोर्स अप्लाई बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स, तो ये मोशन कर जाएगा। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा फ्रिक्शन फोर्स की हमने, ऐसा फ्रिक्शन फोर्स अब काम करने लगा है जो अभी भी बैलेंस कर रहा है, जो अभी भी बैलेंस कर रहा है, लेकिन हम लिमिट पर पहुंच गए हैं लगभग। और इसको दिखाते हैं FS से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अभी स्टैटिक है, मोशन नहीं हुआ, स्टैटिक है, अभी मोशन नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की पहुंच चुकी है हमको अपोज करने के लिए। FS इक्वल टू F4, इसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अब अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला है, अब उसके बाद फिर वो मोशन हो जाएगा। तो F4 FS इसको दिखाते हैं, ये लिमिटिंग कंडीशन में आया, पता चला। तो यानी कि शुरू में फ्रिक्शन फोर्स F1 था, F2 था, F3 था, और धीरे धीरे जब हम बढ़ाते F4 पे ले आए, यानी लिमिटिंग कंडीशन पे ले आए, तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था FS, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं।
अब इसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 में क्या था, ये ब्लॉक था, अब हमने F4 से थोड़ा ज़्यादा लगा दिया F5 और मोशन स्टार्ट्स। F5 इज ग्रेटर देन F4। जरा सा हमने अब F4 के आगे जरा सा बढ़ाया और मोशन स्टार्ट्स। और जब मोशन स्टार्ट्स हो जाता है तो क्या होता है, वेल्डिंग पॉइंट जो है वही एटॉमिक कोल्ड वेल्डिंग पॉइंट वो टूटते बनते रहते हैं और हमारा फ्रिक्शन फोर्स गिरता रहता है। यानी एक बार हमने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, लिमिटिंग F4 को, मान लो F4 वो फोर्स है जो फाइनल लिमिट है, उसके बाद क्रॉस कर दिया तो जस्ट क्रॉस किया, मतलब जस्ट क्रॉस किया तो ये मोशन स्टार्ट हो जाता है। और मोशन जब स्टार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब मोशन स्टार्ट हो गया, अब फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, अब फ्रिक्शन फोर्स कम होने लगता है। ये जो F5 था ये बहुत बिल्कुल F4 से बिल्कुल ज़्यादा था और मोशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। और अब जो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये गिर जाता है। और एक बार चलने के बाद फिर हमको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया, कम फोर्स की रिक्वायरमेंट। एक बार गाड़ी चल गई फिर फ्रिक्शन फोर्स गिर जाता है और हम कम फोर्स में भी मोशन करने लगते हैं। एक बार होता नहीं, एक बार धक्का लगा के किसी तरह मोशन करा दो फिर कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा होता है वो सिर्फ लिमिटिंग कंडीशन पर काम करता है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स गिर जाता है। यानी और ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इससे कम रहता है लिमिटिंग से। तो इसको अगर तुम ध्यान से ऐसे देखो तो पहले मान लो शुरुआत में फ्रिक्शन, ये इधर फ्रिक्शन फोर्स है और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर, अगर ध्यान से देखो इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट ऊपर वाली चीज़ को ही ऐसे बता दे रहे हैं ग्राफ से। तो जब हम F1 फोर्स लगाए थे कम, बहुत कम फोर्स, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स था वो भी मान लो यहाँ पर था F1 डिस्टेंस पर ही, मतलब इस पॉइंट पर ये था हमारा F1। फिर हमने F2 फोर्स लगाया, थोड़ा बढ़ा के लगाया, तो ये देखो ये F2, मतलब यहाँ भी लिख सकते हो, थोड़ा बढ़ गया फ्रिक्शन फोर्स। फिर थोड़ा फोर्स लगाया F3, तो पता चला पॉइंट यहाँ आ गया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ा। F4 ये वो फोर्स है जब हम लिमिट पर पहुँच जाते हैं, बेस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो ये मान लो ये पॉइंट आ गया, ये है F4 यानी लिमिट। इसको Fs से डिसाइड करते हैं, Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट। और इसके बाद अगर आप कोई फोर्स लगाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो लगभग कांस्टेंट रहता है, इसको Fk बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब पहले मोशन स्टार्ट होने पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, मैक्सिमम लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है स्टैटिक पॉइंट पर। अभी स्टैटिक का मतलब वही कि अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ लेकिन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स गिर जाता है, क्योंकि हमने बताया था ना कि टेम्पररी वेल्डिंग पॉइंट बनते हैं, मोमेंटरी क्षणिक वेल्डिंग पॉइंट बनते हैं, और फिर ये गिर जाता है फ्रिक्शन फोर्स और वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में बदल जाता है। और उसके बाद हमको अगर मोशन कराना है तो हमें
कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर, जब जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाली होती है, जब जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाली होती है। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जब गिर जाता है तो हमें जो फोर्स रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, यहाँ से घट के। तो हमें सबसे ज़्यादा पावर कहाँ यूज करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ फोर्स चाहिए मोशन कराने के लिए? लिमिटिंग कंडीशन पर, स्टैटिक लिमिटिंग कंडीशन, जस्ट लास्ट पॉइंट जहाँ से जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला। ठीक है, चलो इतना कॉन्सेप्ट हमको लगता है आपको आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।